बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और मेरे साथ हैं ज़ुल्करनैन इकबाल और सदीक जान। आज बड़ी अहम एक सब्जेक्ट है जिस पर बात करेंगे। जो नामा अमाल है, जो काले करतूत हैं, उनकी तफसीलात जो हैं मुताल्लिका फोरम्स पर पहुँच चुकी हैं। और अब एक बड़ा सवाल है जो आज हम अपने पार्टिसिपेंट से भी पूछेंगे, इस पर बात करेंगे। पहली गिरफ्तारी किसकी होगी और क्या वाकई जो गिरफ्तारी है फिर वो अपने मंतकी अंजाम यानी एहतसाब के फाइनल प्रोसेस तक जाएगी। ज़ुल्करनैन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी नज़र रहती है सुप्रीम कोर्ट में। मैं देखता हूँ सर नीचे रख के तो आप एक एक लफ्ज़ जो है ना वो लिख रहे होते हैं। तो ये अब नामा अमाल जो है, ये जो सारे काले करतूतों की इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स हैं, ये तो पहुँच गई हैं मुताल्लिका फोरम्स पर। अब आगे क्या होगा? पकड़ा किसको जाएगा पहले? देखिए, पकड़ा फिलहाल तो शायद कोई भी ना जाए, क्योंकि जिनके किसी की फर्द जुर्म आयद हो गई है, किसी की आयद होनी है, और सारे लोग ही ऑलमोस्ट ज़मानतों के ऊपर थे। तो जो जिनकी ज़मानतें थी, ज़ाहिर है केस वहीं से अगर चलना शुरू हुए तो ज़मानतें वैसे ही बरकरार हैं। जब तक किसी की बेल कैंसिल नहीं होती उस वक्त तक तो कोई भी पकड़ा नहीं जाएगा। हाँ, वो लोग जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और वो तफ्तीश में ताउन नहीं करते, उस सूरत में उनकी गिरफ्तारियों के इम्कानात हो सकता है कि हो जाए। अलबत्ता फ़िलहाल तो मुझे तो कोई गिरफ्तारी एज़ सच उनकी केसेस में जो ऑलरेडी चल रहे थे उनमें तो कोई गिरफ्तारी होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कुछ लोग गिरफ्तार रह चुके हैं, कुछ पहले ही बेल ले चुके थे। इसलिए गिरफ्तारी की हद तक तो कोई मामला फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, अनलेस एंड अनटिल किसी को सज़ा हो जाए। तो बाकी जो ये नामा अमाल हैं वो तो पहुँच चुके हैं। लेकिन समी साहब, एक चीज़ इसमें देखने वाली है, आपको पता है जब नैब का मामला कहीं पे लाइन सीधी हो जाए तो फिर वो मेरिट के ऊपर भी लोगों को बरी करवा दिया जाता है। जैसे कि हमने मरीम नवाज़ शरीफ को देखा कि उनको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो भी थी पनामा में, अलबत्ता नैब ने नीचे से उनको बरी करवा लिया, और फिर वो हाई कोर्ट से वो बरी हो गई, क्योंकि नैब ने नीचे जो केस प्लीड किया था अच्छा, मुझे ठीक है, वो गलत है। अब मैं एक इजाज़त मुझे सवाल करने की दें आप कि जनरल रिटायर्ड नज़ीर बट और इधर जनाब FIA के जनाब मोहसिन बट, ये जो दो बटों की मुलाकात हुई है, ये किस चक्कर में हुई है? देखिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं कि जो केसेस मुंतकिल होने थे एक से दूसरे फोरम्स के ऊपर, वो भी मुमकिन हो सकते हैं। और जैसे कि नैब के चेयरमैन ने अफसरान भी मांगे थे, क्योंकि FIA भी करप्शन की तहकीकात करता है, सरकारी इदारों की और सरकारी जो मुलाजमीन है, अफसरान है उनकी। तो कुछ वाइट कॉलर जो क्राइम की करप्शन के एक्सपर्ट हैं, करप्शन के एक्सपर्ट से मुराद आपका मतलब है जो बेसिकली जानते हैं, समझते हैं कि काम करना कैसे है। एग्जैक्टली, क्योंकि वाइट कॉलर की जो है जुर्म, उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल काम है एज कम्पेयर टू सिंपल जो एक चोरी हो गई या कत्ल हो गया उसके मुल्जिमान के। तो जो एक्सपर्ट्स होंगे वाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के, उनके लिए डेपुटेशन के लिए जैसे उन्होंने मुख्तलिफ तफ्तीशी इदारों से और हसास इदारों से रब्ता किया था, उसी सिलसिले की ये कड़ी है। तो कुछ नाम भी यकीनन इसमें ज़ेर बहस आए हैं कि कौन कौन से अफसरान हैं जो वो नैब में भेजे जा सकते हैं, क्योंकि FIA को भी अच्छे अफसरान की ज़रूरत है, उन्होंने भी ज़ाहिर अपना काम करना है। तो ये सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन है इस मामले पे। उनकी मुमकिन है कि आइंदा चंद दिनों में दीगर जो इदारे हैं उनसे भी मुलाकातें हों या राब्ते हों और कुछ एक्सचेंज हो लिस्टों की, कि इन अफसरान को हम इस वक्त रिलीज़ कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते। तो ये उसी हवाले से है कि किन अफसरान को लेना है जो अच्छा जी, ठीक आ है। जाएंगे। सदीक जान साहब, ये तो अफसरान को लेने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी बस अब ये मामला, मुझे आप ये बात बताएं, पहली गिरफ्तारी किसकी होगी? देखिए समी साहब, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त देखें ना, लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत हाई कर दिए गए हैं। ख़ास तौर पे जिस दिन से जुमे का दिन था, उमर बंदयाल साहब का बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान आखिरी दिन था, और उन्होंने आखिरी दिन जो फैसला सुनाया उसके बाद कौम के अंदर एक होप शुरू हुई, उम्मीद शुरू हुई, लोगों के अंदर एक लोग चार्ज हुए, यार ज़बरदस्त कमाल फैसला, ज़बरदस्त फैसला, कि सारे जितने केसेस बंद हुए थे वो सब खुल गए। और उसमें कहा क्या, उन्होंने घड़ी को घुमा दिया पीछे, वहीं पर ले गए जहां पर केसेस मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि वहीं से आगे चलेंगे। अब केसेस वापस गए हैं और केसेस वहीं पे आ गए हैं, जैसे मियां नवाज शरीफ तोशाखाना में इश्तिहारी थे, बहुत सारे लोग, अच्छा मेरा एक सवाल है, माफ़ कीजिएगा अगर आपको सवाल पसंद ना आए तो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो उमर बंदयाल साहब ने फ़ैसला दिया है, ये फ़ैसला किसी के कहने पर दिया है और इसका मकसद ये था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को काबू किया जा सके, उनको ज़रा वो बिल्कुल ज़रा अपने, वो कहते हैं ना, देवर गेटिंग आउट ऑफ देयर स्किन, तो उनको इसलिए ये फ़ैसला किया गया और ये भी बारगेनिंग के लिए इस्तेमाल होगा। जिस तरह फटाफट नैब ने सारा कुछ भेज दिया और 4 दिन के अंदर अंदर वो नैब जो पहले अपील तक दायर नहीं कर रही थी शरीफ ख़ानदान के हवाले से, अब अचानक तेज़ होके आ गई है,
तो ये आपने भी कोई ऐसी बात सुनी? देखिए, ये बात तो मैंने सुनी है, लेकिन मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि ज़ुल्फ़िकार साहब आपके साथ बैठे हैं, हम पहले दिन से इस केस को अटेंड कर रहे हैं। 50 से ज़्यादा समातें हुई हैं, हमने तकरीबन सारी समातें अटेंड की हैं। समी साहब पहली समात से ही उमर ता बंदियाल साहब और एजाजुल हसन साहब बड़े क्लियर थे कि ये गलत तरमीम हुई है, ये चोरों डाकुओं लिटरों को फ़ायदा देने के लिए हुई है। बल्कि ज़ुल्फ़िकार साहब को अगर याद हो तो वो ये है कि उमर ता बंदियाल साहब और एजाजुल हसन साहब तो उसी वक्त ये कहना चाहते थे, ऑर्डर लिखवाना चाहते थे कि इन तरमीम के नतीजे में जो कुछ एहतसाब अदालतों में हो रहा है या होगा वो मशरूत होगा इस केस के फाइनल आउटकम के साथ। लेकिन बाकी दूसरे मामलात में उन्होंने इतनी लीनियंसी दिखाई है यार। आइन की वायलेशन है, 90 रोज़ इंतखाब ना होना, KPK पंजाब में जो इलेक्शंस का मामला था और इतने मामला थे, उसमें हमें तो कोई उनकी ऐसा ये तो समझ में आता था कि वो उनके रिमार्क्स में कि वो शायद यही चाहते हैं, लेकिन अमली तौर पर तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। देखिए समी साहब, मसला ये है कि अभी बहुत सी चीज़ें ना वो बता सकते हैं और वो बताएं भी तो शायद ना आप चला सकते हैं, ना हम चला सकते हैं, ना बता सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप इंतज़ार करें। देखें, बंदियाल साहब के दौर पे बहुत बात होती रहेगी, हम बात करते रहेंगे, लेकिन एक बात ये देखें कि बंदियाल साहब की अदालत में आधे जजेस ने उनको नहीं चलने दिया, जिस तरह की सूरत हाल थी, और लड़ाई इंटरनल, लेकिन फ़ायदा किसी और को हो रहा था। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नहीं वो तो किसी और की माँ पे ये सारा कुछ कर रहे थे, लेकिन उनकी अपनी अदालत। आप कहते हैं कि ये मीनिंगफुल होगा जो एहतसाब का प्रोसेस शुरू हुआ? नहीं, मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। देखें समी साहब, प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी आप एक बात कर रहे थे और वो बात आपकी काजी फायज़ साहब की अप्रोच के बारे में आप मैं सवाल है मेरा आपसे भी और ज़ुल्फ़िकार से भी कि ये कहते हैं कि जी काजी फायज़ साहब एहतसाब पसंद ही नहीं करते। ये वो कहते हैं जी ये जब एहतसाब किसी का हो रहा हो तो इसका मतलब है किसी को सज़ा देनी है। अब ये एक अजीब फ़िलॉसफी है कि एहतसाब के प्रोसेस को जी सियासतदानों का एहतसाब नहीं करना, और ये तो बड़ा बस एक ही सिर्फ उनका क्यों हो, दूसरों का भी हो। मैं ये मानता हूँ कि दूसरों का भी होना चाहिए, लेकिन सियासतदानों का एहतसाब नहीं होना चाहिए। ये क्या बात है? देखिए, मैं समी साहब आपको बताता हूँ। मसला ये है कि आजकल आपके प्रोग्राम में ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे मुझे जो है वो बहुत हद तक काजी साहब से इत्तफाक करना पड़ता है, क्योंकि आप चीज़ें ऐसी डिस्कस करते हैं। देखिए, काजी फाइज़ ईसा साहब, इसमें कोई शक नहीं है वो एहतसाब के ख़िलाफ़ हैं, और वो एहतसाब के इसलिए ख़िलाफ़ हैं, यानी जो पाकिस्तान में राइज है निज़ाम में एहतसाब, उसके वो ख़िलाफ़ है। क्यों? काजी फाइज़ ईसा साहब ये समझते हैं कि पाकिस्तान में एहतसाब सिर्फ उसका शुरू किया जाता है जिसके साथ कुछ और मसाइल होते हैं। मुझे एक बात बताएं समी इब्राहिम साहब, काजी साहब की बात की क्या ये तस्दीक और तौसीक नहीं है उनके मौक़िफ़ की कि आप एक तरफ कहते हैं कि हमने कराची के अंदर, सिंध के अंदर जो सिस्टम है, और सिस्टम ये, अच्छा बहुत से लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है, ये लफ्ज़ सिस्टम आया था जब साकिब निसार साहब, एजाजुल हसन साहब और शायद फैसल अरब साहब साथ थे। उन्होंने एक JIT बनाई थी फेक अकाउंट्स केस में। उस फेक अकाउंट्स केस की JIT ने जो रिपोर्ट लिखी थी उसमें लव सिस्टम था, और कि जरदारी साहब ने जो करप्शन कमान पे जो निज़ाम बनाया हुआ है उसको बड़े साहब का सिस्टम, जरदारी साहब का सिस्टम कहा जाता है। तो अब मसला यह है कि आपने जैसे ही हुकूमत से निकले, आप रियासत की जानिब से बयानी क्या बनाया गया? बयानी ये बनाया गया कि अब रियासत बेरहम हो चुकी है, एनफ इज एनफ, अब एहतसाब होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, जरदारी सिस्टम का खात्मा होगा। लेकिन फिर क्या होता है, जब पीपल्स पार्टी ने चढ़ाई की और उनके 90 दिन में इलेक्शन होगा और आर्मी तरमीमी एक्ट भी नहीं बना कानून, ऑफिशियल सेक्रेटरी तरमीमी एक्ट भी कानून नहीं बना, ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर आपने उनको मौत दिखाई और आपने कहा कि अच्छा फिर तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हारे केसेस तैयार हैं, ये तुम्हारे बंदे हमने 3 उठा लिए हैं, वो तोते की तरह बोलने लग गए, आपने मौत दिखाई, बुखार पे राजी कर लिया, अब वो राजी हो गए कि इलेक्शन आगे ले जाए, हमें कोई मसला नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं समी साहब, एक तरफ आप एहतसाब के लिए तासुर दे रहे हैं कि हसास इदारों से हम इन्वेस्टिगेटर ले रहे हैं, कोई बेरहम एहतसाब होगा, बहुत हो गया, मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर को, जिसके ऊपर सबसे बड़े करप्शन के केसेस हैं, उसको आप पाकिस्तान ला रहे हैं और आप कह रहे हैं अगला पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म होगा। समी साहब, इमरान खान साहब ये दुरुस्त कहा करते थे कि पाकिस्तान और कौमें, मुल्क छोटी करप्शन से तबाह नहीं होते। आप एक तरफ सबसे बड़े चोर और डाकू को ला के आप वज़ीर-ए-आज़म बना रहे हैं, दूसरी तरफ आप जो है वो आप मेरी बात सुने, आप फिर मुझे कहते हैं कि मैं काजी साहब से मुत्तफिक हूँ कि वो कहते हैं एहतसाब नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा चोर, इसी तरह जरदारी सबसे बड़ा चोर, भले किसी और के खिलाफ कार्रवाई हो ना हो, ज़ुल्फ़िकार इनकी जिसकी भी करप्शन सामने वाज़े हो रही हो, जिसका एविडेंस हो, आप सज़ा ही नहीं देते उसको, आप उस पर बिलीव ही नहीं करते आप। और बिल्कुल मैं आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि काजी साहब का जो रवैया है टूवर्ड्स एहतसाब, आप देखें हुदैबिया पेपर मिल में क्या किया उन्होंने, टाइम बार है जी तो इसलिए चलें चोरी को माफ़ कर दें। तो ये कोई अच्छाई की, ये कौन फिर पाकिस्तान को ये लेके जाएगा आगे? वो हर फिर तबका ये कहता है जी कि आपने एहतसाब किसी मकसद के लिए शुरू किया।
देखिए समी साहब, अगर तो इन्वेस्टिगेटर बेशक ले लें, ये हसास इदारों से ले लें, FIA से ले लें, पुलिस से ले लें, हर जगह अच्छे अफसरान मौजूद हैं, जहाँ मर्जी से लें या बाहर से इंपोर्ट भी कर लें। अगर ये नैब तरमीम कलअदम करार देने का फैसला ही रिवर्स हो गया तो कितने लेके जाओगे सारा कुछ? और ये हो जाएगा, ये हो जाना, ये धचका लगेगा। आपका ख्याल है कि काजी फायज ईसा साहब इसको वापस कर देंगे? देखिए ये ऑलरेडी आप मुझे सवाल का जवाब दें। मैं उसी तरफ आ रहा हूं। जो इससे पहले वाला पॉइंट था ना, उस पे तो था 2-1, ठीक है, आप 2 एक तरफ थे, मैं अकलियत थी, मेरा वो था तजिया। लेकिन ये जो नुक्ता है ना, ये मुतफिका है 3-0 से, और ये बात दुरुस्त है कि काजी साहब उमर बंदियाल साहब के इस फैसले को उड़ा देंगे जिसमें उन्होंने मैं रीजन आपको बताता हूँ। तो ये इसका लोगों को क्या मैसेज देंगे? लोग क्या बेचते हैं, मेरी पहले बात सुनो। क्या मतलब लोग क्या बेचते हैं? वो स्टेक होल्डर है जुल्करनैन इकबाल, हम सब लोग जो हम अहले सफा मरदूद हरम, हम भी स्टेक होल्डर हैं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं। सर पता नहीं हमारा स्टेक किधर है किधर नहीं, कोई रिकॉग्नाइज भी करता है कि नहीं। चीज़ ये है सर, 2-1 से ये फैसला आया हुआ है, दोबारा बेंच बनेगा। इजाजुल एहसन साहब ने जिस फैसले पर सिग्नेचर किए हैं वो अपने फैसले के साथ बरकरार रहेंगे। मंसूर अली शाह साहब ने अपनी तफसीली नोट अभी लिखना है, वो अपने फैसले के साथ बरकरार रहेंगे। तीसरे जो जज साहब कौन बीच में आते हैं, ये फैसला होगा। और ये कमेटी जो 3 रुकनी है मुशावरती, वो 2-1 से करेगी। अगर उसमें काजी साहब खुद आ जाते हैं या कोई ऐसा जज आ जाता है या सरमिनल्ला साहब आ जाते हैं, तो मामला फिर ये क्लॉक रिवर्स हो जानी है। फिर ये सारी एक्सरसाइज जो भी हुई है वो फिर 2-1 से रिवर्स हो जाएगी। यार बड़ी आप डिप्रेसिंग बातें कर रहे हैं इस वक्त। मैं नाजरीन, मैं सूरज को उंगली के पीछे अगर आप छुपाना चाहेंगे, मैं उंगली के पीछे नहीं छुपाना चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा अगर आपने चोरों को माफ़ करने के लिए इस फैसले को रिवर्स किया। तो ये लोग जो हैं वो सब देख रहे हैं, वो सबसे बड़े जज हैं। दे दें सरदार तारिक साहब के पास तकरीबन 12 जजेस के खिलाफ शिकायत गई हुई थी, 2 के ऊपर ओपिनियन आज उन्होंने दे दिए। जी बंदियाल साहब पर और इजाजुल एहसन साहब पर। ये केस नहीं बनता। कई जगहों पे उनके जो इजाजुल एहसन, मुझे पता है वो जो मुज़ाहिर हुसैन नकवी साहब का भी उनके पास केस है, उस पर कोई वो इस किस्म की बात करेंगे। वो अब आएगा तो फिर देखी जाएगी। मुझे लगता है क्योंकि वो मुज़ाहिर नकवी साहब एक दलेर आदमी है, एक निडर आदमी है और बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, तो इसलिए ऐसा बंदा जो है वो किसी को पसंद नहीं है। तो तारिक साहब जो हैं वो बैठे रहे बड़ा टाइम उनकी फ़ाइल पे। अब देखना ये है कि आने वाले वक्तों में वो क्या करते हैं। बहुत ही डिप्रेसिंग सी गुफ्तगू है। अच्छा, फिर दोबारा इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी अच्छे प्रॉमिसिंग नोट के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।